नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शुरुआत कर रहे हैं प्रयागराज से, जहां महाकुंभ की वजह से भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। ये नैनी ब्रिज की तस्वीरें हैं, जहां गाड़ियों की, दोपहिया वाहनों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि महाकुंभ में स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ आने का सिलसिला लगातार जारी है। 26 फरवरी को यानी कि महाशिवरात्रि के दिन महाकुंभ का समापन होगा और उससे पहले प्रयागराज में सड़कों पर, रेलवे स्टेशनों पर हर जगह भारी भीड़ देखने को मिल रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज जाने की जद्दोजहद में जो भगदड़ मची, अब उसके बाद रेलवे ने ये फैसला किया है कि मुसाफिरों के अलावा अब कोई भी और दूसरा शख्स प्लेटफॉर्म पर नहीं जाएगा। शुभांग सिंह ठाकुर की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शनिवार रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के बाद रेलवे ने तय किया है कि अगले एक हफ्ते तक शाम के समय मुसाफिरों के अलावा किसी को प्लेटफॉर्म पर जाने की इजाजत नहीं होगी। अब शाम 4 बजे से 11 बजे तक प्लेटफॉर्म टिकट नहीं मिला करेगा। बेशक बुजुर्गों और दिव्यांगों के साथ आए लोगों को इस नियम से छूट मिलेगी। आमतौर पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रोजाना शाम 6 बजे से 8 बजे तक 7000 टिकट बुक होती हैं, लेकिन शनिवार को 9600 टिकट बुक हुई थी, यानी 2600 ज्यादा टिकट। इसको देखते हुए स्टेशन पर सुरक्षा बल को बढ़ाया गया है। प्लेटफॉर्म टिकट की जो बिक्री है वो पीक रश आवर्स जो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो है वो हमने शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक के लिए प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री, जो कि पीक रश आवर है, उसमें रिस्ट्रिक्ट कर दी है। एक हफ्ते के लिए बंद कर दी, एक हफ्ते के लिए। लेकिन जो दिव्यांगजन और सीनियर सिटीजन को अकम्पनी करेंगे लोग, उनके साथ उन्हें स्टेशन छोड़ने आएंगे, उनको प्लेटफॉर्म टिकट लेने की छूट रहेगी। ये व्यवस्था एक हफ्ते के लिए की गई है। यदि आवश्यकता पड़ी तो विचार करके इसको आगे बढ़ाया जाएगा। इस बार कुंभ के चलते रेलवे ने 13,500 ट्रेनें चलाई, जिनमें 3,500 स्पेशल ट्रेनें हैं। लेकिन इस हादसे के बाद से शनिवार को 4 और रविवार को बस 3 ऑन डिमांड ट्रेनें चलाई गई थी और आगे भी जरूरत पड़ने पर ऑन डिमांड ट्रेनें चलाई जाएंगी। सभी स्पेशल ट्रेनें प्लेटफॉर्म नंबर 16 से चलाई जा रही हैं और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को दिल्ली पुलिस के सहयोग के साथ और सख्त किया जा रहा है। लेकिन सवाल वहीं का वही है कि क्या हर बार ऐसे हादसों के बाद ही सरकार जागती है? दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी सुदेश के साथ मैं शुभांग सिंह ठाकुर, एनटीवी इंडिया। और दिल्ली की सियासत में हलचल एक बार फिर से तेज हो गई है। नई सरकार की शपथ ग्रहण की तारीख तो आ चुकी है, हालांकि मुख्यमंत्री के नाम पर अभी तक सस्पेंस बरकरार है। 20 फरवरी को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा। समारोह की शुरुआत शाम 4:30 बजे होगी। समारोह में एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे। साथ ही साधु संतों को भी निमंत्रण दिया जा रहा है। दिल्ली का रामलीला मैदान कई मायनों में ऐतिहासिक है और कई बड़ी सियासी घटनाओं का साक्षी रहा है। आम आदमी पार्टी का भी उभार इसी मैदान से हुआ था और अब 27 सालों के बाद दिल्ली में बीजेपी सरकार की शुरुआत भी यहीं से होने जा रही है। और दिल्ली में नई सरकार के शपथ ग्रहण से पहले ही यमुना की सफाई का काम शुरू हो चुका है। ड्रेजर मशीन से लेकर MD4 और वीड हार्वेस्टर मशीन तक को यमुना में उतारा गया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने चुनाव अभियान में यमुना की सफाई का वादा किया था। पीएम मोदी ने भी कहा था कि यमुना से ही दिल्ली की पहचान बनाएंगे। दिल्ली में नई सरकार का गठन भले न हुआ हो, लेकिन बीजेपी के जो वायदे हैं, जो घोषणाएं हैं, उन पर अमल होना शुरू हो चुका है। यमुना की सफाई का मामला इस बार काफ़ी जोर शोर से उठाया गया था और अभी कई सारी मशीनें जो है वो यमुना में सफाई के लिए लगी हुई हैं। मसलन ड्रेजर मशीन लगी हुई है, जो कि काफ़ी भारी भरकम मशीन होती है और ये जो है वो नदी के डीसिल्टिंग के काम में लाई जाती है। इसके अलावा हार्वेस्टिंग मशीन जो है उसको लगाया गया है, स्कीमर को लगाया गया है, ताकि यमुना में जो कूड़ा करकट है उसको वहाँ से हटाया जा सके। आज एक और नई डेवलपमेंट है कि जो LG हैं विनय सक्सेना, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात की है और उनसे कहा है कि यमुना की सफाई पर अब जोर शोर से काम शुरू किया जाए। काम अभी बहुत बड़ा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यमुना की सफाई के लिए अब LG पूरे अपने एक्शन में है। दिल्ली से रवि रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।
राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाने वाले सैम पित्रोदा ने एक बार फिर से अपने बयान से पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। उन्होंने चीन के सम्मान करने की सलाह दी है, साथ ही कहा है कि चीन को दुश्मन मानना नहीं चाहिए। उनके इस बयान के बाद बीजेपी की ओर से तीखी आलोचना हुई, जिसके बाद कांग्रेस ने खुद को इस बयान से अलग कर लिया है। विवाद और सैम पित्रोदा साथ साथ चलते हैं। वे कुछ बोलें और विवाद न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ताज़ा विवाद चीन को लेकर उनके बयान पर उठा है। उन्होंने आईएनएस से कहा कि चीन को लेकर भारत को अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है और ये धारणा छोड़ने की जरूरत है कि चीन दुश्मन है। Don't know what is the threat from China. I think there is always this thing blown out of at times proportion because US has the habit of defining an enemy. सैम पित्रोदा के इस बयान पर बीजेपी ने आक्रामक तेवर दिखाए। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इसे गलवान के शहीदों का अपमान बताया। परंतु गंभीर बात यह है कि जिस प्रकार की बात सैम पित्रोदा जी ने कही है, वो भारत की अस्मिता, भारत की कूटनीति और भारत की संप्रभुता पर बहुत गहरा आघात है। उन्होंने इस प्रकार की बात कही कि चीन के साथ तो किसी प्रकार का विवाद ही नहीं है, जैसे भारत ही अग्रसर की भूमिका में। बीजेपी ने सैम पित्रोदा के बयान को हाल ही में राहुल गांधी द्वारा चीन की तारीफ से जोड़ा। हालांकि जयराम रमेश ने एक पोस्ट कर इसे कांग्रेस का आधिकारिक रुख नहीं माना और कहा कि चीन की चुनौतियां हैं। कांग्रेस ने चीन से रिश्तों को लेकर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। देखिए, ऐसा है कि हमारे प्रधानमंत्री तो पहले ही बता चुके हैं कि चीन से हमको झगड़ा नहीं करना है, चीन को लाल आंख नहीं दिखाना है। हमारा जो आज की तारीख में सबसे ज़्यादा जो ट्रेड है वो चीन के साथ है। तो इन सब को देखते हुए उन्होंने ये बात कही। यह पहली बार नहीं है जब सैम पित्रोदा से कांग्रेस ने खुद को अलग किया हो। उनके कई बयानों पर पहले विवाद हो चुके हैं और उन्हें ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया था। हालांकि लोकसभा चुनाव खत्म होते ही उनकी बहाली कर दी गई। दिल्ली में अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर इन दिनों आरोप लग रहे हैं कि वो समानांतर सरकार चला रहे हैं। इसी के साथ ही राजनीतिक गलियारे में उनके प्लान बी को लेकर भी खूब चर्चाएं हैं। तो एकनाथ शिंदे का प्लान बी आखिर है क्या? रौनक कुकड़े की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इन दिनों एक के बाद एक रैलियों की झड़ें लगा दी है। लेकिन महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव तो हो गए और महानगर पालिका के चुनाव में भी अभी वक्त है। तो फिर शिंदे कौन सी रैलियां कर रहे हैं? दरअसल शिंदे की पार्टी शिवसेना ने विधानसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में आभार सभाओं का आयोजन किया है। शिंदे की इन सभाओं में खासी भीड़ देखने को मिल रही है। साधा कार्यकर्ता आहे मी, पण मला हलक्यात घेऊ नका। मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूं, लेकिन मुझे हल्के में ना ले। जिन्होंने मुझे हल्के में लिया उनकी क्या हालत हुई है ये आपको पता है। त्यांना काय झालं माहिती आहे आपल्याला। जो आभार सभाएं हैं, देखिए माननीय एकनाथ जी शिंदे इनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया। माननीय देवेंद्र फडणवीस ने भी बार बार कहा कि हम शिंदे जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, ऑब्वियसली क्योंकि वो सीएम थे। और जनता का आभार मानने के लिए एक शिवसेना एज अ पार्टी, हमारे नेता, मुख्य नेता ये जनता के बीच जा रहे। लोगों को भी लगता है कि माननीय शिंदे जी आकर मिले, जो लाड़की बहनें हैं जिन्होंने भर भर कर हमें आशीर्वाद दिए, तो उनके आशीर्वाद को आभार व्यक्त करने के लिए माननीय एकनाथ जी शिंदे इनका दौरा चल रहा है। एकनाथ शिंदे द्वारा संबोधित की जा रही रैलियों के पीछे का मकसद है पार्टी के संगठन को मजबूत करना। एकनाथ शिंदे फिलहाल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं है, लिहाजा उनके पास ज्यादा वक्त है, इसीलिए पार्टी के संगठन को ज्यादा वक्त दे रहे हैं और उसके लिए दिन रात उन्होंने एक कर दिया है। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद महाराष्ट्र में महायुति की सरकार तो बन गई, लेकिन शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बन सके। इसका मलाल उनके मन में जरूर है। सीएम फडणवीस द्वारा बुलाई गई कई बैठकों से दूरी बनाना हो या फिर अधिकारियों के साथ 2027 में नासिक में होने जा रही कुंभ की बैठक करना, शिंदे पर समानांतर सरकार चलाने का आरोप लगता रहा है। हालांकि जानकारों का कहना है कि गठबंधनों की सरकार में पार्टियां अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ऐसे कदम उठाती हैं। मुझे लगता है ये गठबंधन की सरकारों की एक खासियत करके इसको देखना चाहिए कि वो हर एक पार्टी अपनी पहचान कहीं खो न जाए, इसलिए बहुत बार कोशिश करती है और वही हो रहा है। लोकल बॉडी के चुनाव राजनीतिक दलों के लिए अपनी पार्टी को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और शायद यही वजह है कि शिंदे इस मौके को अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहते। इसलिए शिंदे वक्त के सदुपयोग में जुटे हैं।
मुंबई से रौनक कुकड़े की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस आज मुंबई में की और विपक्ष के उन आरोपों को गलत बताया कि महाराष्ट्र की बजट में अनदेखी हुई। कई ऐसे सवालों का उन्होंने सामना किया। सुजाता द्विवेदी की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बजट में महाराष्ट्र को नजरअंदाज करने के विपक्ष के आरोपों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पलटवार किया। सवाल उठाया कि अगर महाराष्ट्र को कुछ नहीं मिला तो फिर 76,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला वधावन पोर्ट किसके लिए है? वधावन पोर्ट का 76,000 करोड़ का डिसीजन किस गवर्नमेंट ने किया? नरेंद्र मोदी जी का गवर्नमेंट ही किया ना। वो एक बड़ा प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के लिए, इफ सिंसियरली महाराष्ट्र का पोटेंशियल को समझ करके उस निर्णय लेना है तो दशकों पहले लेते थे, मगर उस निर्णय माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही हुआ। सो महाराष्ट्र का प्रामुख्यता एज अ बिजनेस एंड इंडस्ट्री फ्रेंडली स्टेट हम कभी भूलते नहीं। लेकिन वित्त मंत्री के इस दावे पर अब विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष का कहना है कि ये 76,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट आम जनता के लिए कोई सौगात नहीं, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। अगर जनता ही नाराज है तो आप इतना भारी भरकम बजट देकर करेंगे क्या? उस पैसे का लाभ क्या होगा जब वहाँ के रहने वाले लोकल रहवासी सड़कों पर उतर के आप ही की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं? तो आप हमें ये ज्ञान मत दीजिए कि आपने महाराष्ट्र को बहुत पैसा दिया है। अरे आपने जितना पैसा बिहार को दिया, जितना पैसा आंध्र प्रदेश को दिया, उस तुलना में हमें क्या मिला? हमारे यहाँ चुनाव खत्म हो गया ना, इसलिए आपने हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया है। जनता सब देख रही है आदरणीय निर्मला जी। मुंबई से कैमरा पर्सन अमर सकपाल के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। नेटफ्लिक्स पर चल रही रोशन परिवार पर बनी डॉक्यूमेंट्री की कामयाबी के जश्न में कई सितारे शामिल हुए, लेकिन असली चमक बिखेरी एवरग्रीन रेखा ने। गीता जोशी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये जश्न है रोशंस का। मुंबई में नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सीरीज द रोशंस की सक्सेस पार्टी रखी गई, जिसमें बॉलीवुड के कई दिग्गज सितारे शामिल हुए। मेजबान बना पूरा रोशन परिवार, जहां एक साथ नजर आया। वहीं जावेद अख्तर, शबाना आजमी से लेकर जैकी श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ, महिमा चौधरी, अमीषा पटेल समेत कई बॉलीवुड शख्सियतें इस जश्न का हिस्सा बनी। सक्सेस पार्टी की महफिल लूट ली एवरग्रीन रेखा ने। सफेद और काले रंग के आउटफिट में रेखा को इस अंदाज में देखने वाले बस देखते रह गए। रेखा कोई मिल गया के अपने को स्टार्स राकेश और ऋतिक रोशन के साथ पोज देती दिखी। वहीं क्रिश 3 में रेखा की मौजूदगी को लेकर राकेश रोशन से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने तुरंत हामी भर दी। आपको बता दें, ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है। द रोशंस महान संगीतकार रोशन को एक मार्मिक श्रद्धांजलि है, जिन्होंने मोहम्मद रफी, मुकेश और तलत महमूद जैसे दिग्गज गायकों के साथ काम किया है। गीता जोशी, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।